वोट बैंक की सियासत में मुस्लिम आरक्षण एक के बाद एक अलग अलग क्षेत्र में। कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए एक और बड़ा तोहफा दे दिया। सिद्धारमैया सरकार ने अल्पसंख्यक आवास योजना के तहत मुस्लिम कोटा को बढ़ाकर अब 15% कर दिया है। आबादी और हक के फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि मुस्लिम आबादी के मद्देनजर यह आरक्षण तो जरूरी था। कर्नाटक सरकार एक और विवादित तोहफा, इसके पहले आपको याद होगा कि सरकारी ठेकेदारी में अल्पसंख्यकों के लिए 5% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तब भी बीजेपी ने इसे कांग्रेस की सरकार का तुष्टीकरण माना था। अब राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्कीम में 10% जो अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिल रहा था उसको 5% और बढ़ा दिया, 1.5 गुना करके 15% कर दिया। कांग्रेस पार्टी इसे मुस्लिम समुदाय की आबादी को जनसंख्या के अनुपात में बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर किया गया एक बेहतरीन प्रयास मान रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये तो ओबीसी कोटे की चोरी है। ओबीसी कोटे की चोरी कर रही है कांग्रेस। और याद कीजिए हमारे यहां संविधान में क्या है। धर्म आधारित आरक्षण संविधान सभा में 28 अगस्त 1947 को रिजेक्ट कर दिया गया था। और एक बड़ी बात कही थी उस समय सरदार पटेल ने, जो देश के पहले गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा था अगर दोबारा यही सब करना था तो पाकिस्तान बनाने की क्या जरूरत थी, क्यों बन गया पाकिस्तान। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो लंबे समय से मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर जब तब पहल करती ही रहती है जहां भी मौका मिलता है। तो बीजेपी का आरोप है कि सरकारी फंड से पोषित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण खत्म कर दिया। पिछले दिनों संसद में भी मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ था। दरअसल हुआ यह था कि कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार हैं, उन्होंने संविधान बदलने की बात कह दी थी और बीजेपी सत्ताधारी पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे से जवाब मांग रही थी। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगा रही थी। दरअसल उस दौरान कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा था कि मुस्लिम रिजर्वेशन पर अगर संविधान बदलने की भी जरूरत पड़ गई तो कांग्रेस पार्टी इससे पीछे नहीं हटेगी। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण देकर इसके समर्थन में पार्टी सारी बाधाएं दूर करने की बात कर रही थी। जाहिर है यह बाधा कोर्ट के सामने तो होगी, क्योंकि अभी हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार की ओबीसी की नई सूची पर दूसरी बार रोक लगा दी, रिजेक्ट कर दिया। ममता बनर्जी के मुस्लिम समुदाय को ओबीसी में लाने के प्रयास को सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया था, क्योंकि मजहब के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था संविधान में तो है ही नहीं। फिर भी अगर बार बार जहां भी मौका मिलता है ऐसा प्रयास किया जा रहा है तो इसको तुष्टीकरण नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ताजा मामले पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी तो हमेशा समाज का बंटवारा करती है और हम हमेशा जोड़ने का काम करते हैं। I am least bothered about any other BJP leaders calling or anything. They created hateness, and they will try to divide the society. We always try to unite the society. See, there is a Sachar committee report which tells that 15% of the reservation should be given on welfare schemes to minorities. तो भाजपा के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा ने कहा कि सिद्धारमैया तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। If Muslims are still in below poverty line, it is only because of the Congress attitude. So I urge Chief Minister Siddaramaiah, instead of doing this dirty politics, instead of doing this divide and rule policy, let them bring out the policy which helps every religion. Why only minorities? Bharatiya Janata Party, we are not against minorities, but we are against anti-national elements. वहीं भाजपा के सांसद संबित पात्रा ने भी कांग्रेस और कर्नाटक सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए अब 15% आवास आरक्षण करने के निर्णय पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में आवास योजना जैसी कल्याणकारी योजना को अब धार्मिक रूप दिया जा रहा है। कांग्रेस के कैबिनेट ने कर्नाटक में निर्णय लिया कि जो हाउसिंग स्कीम है कर्नाटक में अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य में, उसमें
मुस्लिमों के लिए आरक्षण किया जाएगा और आरक्षण को बढ़ा करके 15% किया जाएगा। आप सोच के देखिए, वेलफेयर स्कीम, हाउसिंग स्कीम एक वेलफेयर स्कीम है। इस वेलफेयर स्कीम में धार्मिक एंगल जोड़ा गया है और उस धार्मिक एंगल के अंतर्गत मुसलमानों के लिए फॉर द मुस्लिम्स देयर वुड बी 15% रिजर्वेशन। इसमें कोई दो मत नहीं है कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा एक लॉन्ग टर्म डिजास्टर को इनवाइट करती है। तो ताजा फैसले पर भी कांग्रेस और बीजेपी तो बिल्कुल आमने सामने है और सवाल फिर से एक बार वही उठा है। पहले भी ये सवाल उठते रहे कि क्या यही सब करना था तो फिर पाकिस्तान क्यों बनाया था, जो कि सवाल सरदार पटेल ने भी संविधान सभा में उठाए थे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अरुण जैन, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। साथ में संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, जुड़ रहे हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि कर्नाटक पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज की कर्नाटक में जो ताज़ा फैसला लिया गया उस पर एक बार फिर से विवाद हो गया। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। अरुण जैन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। स्वागत सभी का, बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते। मैं विनोद जी से शुरुआत कर लेता हूं। विनोद जी, एक बार फिर से वो सवाल उठा, क्योंकि हम तो लगातार इस पर चर्चा करते ही रहे हैं और लगता है कि कर्नाटक सरकार जो है उसने सोच लिया है, ठेकेदारी इतना प्रतिशत, आवास इतना प्रतिशत, आरक्षण का लिस्ट ये वाली लिस्ट रहेगी है। इसमें ऐसा लग रहा है कि जो सरदार पटेल जी ने संविधान सभा में कहा था उसको सुनने और मानने के लिए कांग्रेस ही तैयार नहीं है। एक सच्चर कमेटी का गठन कर दिया था यूपीए सरकार के दौरान, अब उसी की रिपोर्ट का हवाला देकर कह रहे हैं कि भाई उसी रिपोर्ट आधार पर हम कर रहे हैं। और शिव कुमार जी तो यहाँ तक कह चुके हैं संविधान बदलने की जरूरत पड़ेगी, बदल देंगे, क्या दिक्कत है। तो एकदम बिल्कुल सारी सीमाएं पार कर रही है कांग्रेस। लाल जी, अभी आपने बहुत बढ़िया अपनी रिपोर्ट में जो बता रहे थे उसी में डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री का भी बता रहे थे, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन है कि 15% वेलफेयर स्कीम में माइनॉरिटी खास करके मुस्लिम को उसमें दिया जाए जी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी सच्चर कमेटी में वक्फ के कानून को लेके और वक्फ बोर्ड को लेके सच्चर कमेटी की भी रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया था कि देश में इतने जो 8 लाख 9 लाख संपत्तियां हैं वक्फ की, उसमें अगर पूरे साल भर में 200 करोड़ के लगभग उसके रेवेन्यू आते हैं, तो फिर इसके कम से कम वक्फ बोर्ड के नियमों को और वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए, जिसमें गरीब मुसलमानों को, मुस्लिम महिलाओं को उसमें उसका हक मिले। ये सच्चर कमेटी की ये रिपोर्ट इन्हें मंजूर नहीं है। ये सच्चर कमेटी की ये बात उस रिपोर्ट से इनके लिए कोई ताल्लुक नहीं रखता। लेकिन सच्चर कमेटी ने कहा सच्चर कमेटी ने कह दिया कि ये इतना होना चाहिए, तो बॉस आप ही की सरकार ने सच्चर कमेटी बनाई थी, क्यों नहीं लागू किया, क्यों उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो कर रहे हैं ये सिर्फ वोट की सियासत, वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इससे आपका कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में कोई भी मजहब के आधार पे रिजर्वेशन नहीं है जी। इसी बात को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता पश्चिम बंगाल की सरकार को आईना दिखा दिया कि जब केरल में, अभी आप देखिए पश्चिम बंगाल में जब ओबीसी की सूची बना के ममता बनर्जी ने बनाई थी, जिसमें 75 मुस्लिम कम्युनिटी में से ओबीसी के लिस्ट में डाला था, और उसको पहले हाई कोर्ट ने खारिज किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज किया कि रिलीजन के बेस पे आरक्षण नहीं हो सकता। आप यहाँ ये बात जानते हैं कि संविधान में रिलीजन के बेस पे कोई आरक्षण नहीं है जी। तब अगर वेलफेयर स्कीम में आप यह बात लाते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक, तो ये इस देश को एक डिजास्टर की तरफ ले जा रहा है। ये इसलिए ले जा रहा है कि राहुल गांधी ने ये स्लोगन इलेक्शन के समय में, जनरल इलेक्शन के समय में दिया था जी। और उन्होंने कहा जिसकी जितनी आबादी उसको उसका उतना हक, और इस हक को लेके उन्होंने इस बात की थी कि हम आबादी के हिसाब से करेंगे। तो कर्नाटक सरकार ने इस मॉडल को एक तरह से लागू करके दिखाया है, जो डीके शिव कुमार कर रहे हैं कि उसकी आबादी के जो अनुपात है उसके हिसाब से उनका 15% करना
उचित है। बिल्कुल। मैं संदीप जी पहले आप ही के पास आता हूं, बाकी सवालों का तो जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं एक चीज समझना चाहता हूं जो सबसे बेसिक सवाल है। आज सरदार साहब ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब आज कांग्रेस पार्टी क्या देगी? सरदार साहब ने उस समय संविधान सभा में पूछा था, यही सब करना था तो पाकिस्तान क्यों बना दिया है? ये एक बेसिक सवाल है, इसका पहले जरा जवाब दीजिए, उसके बाद फिर बाकी सवालों पर मैं आता हूं। नहीं, अब भानुमति का कुनबा कोई किसी चीज को लेकर आप जोड़ेंगे तो सवाल जवाब नहीं होते हैं। हाँ। वो सवाल किन समझ गया, परिस्थितियों ये में सवाल और किन आपको सूट नहीं परिपेक्ष किया, में समझ पूछा गया। गया था, वो जो है देखना होगा, तब हम बात कर सकते हैं। पहली चीज, अब देखिए अभी इसी मुद्दे पर किस तरीके से गुमराह करते हैं भाजपा वाले, और हम लोग गुमराह होकर डिबेट भी करते हैं। बड़ी मजेदार चीज ये है। संपर्क लगता है फिलहाल टूट गया है संदीप जी से, लेकिन इस बीच में मैं अरुण जैन जी को जोड़ लेता हूं, उसके बाद फिर संदीप जी का संपर्क ठीक हो जाएगा तो उनके पास आऊंगा। अरुण जैन जी, अगर मान लीजिए बढ़ा दिया, पहले भी 10% दे ही रहा था, वो 15% ऑलरेडी आरक्षित है। हाँ ठीक है, मैं आता हूं अरुण जी आपके पास। केंद्र की योजना में ऑलरेडी 15% आरक्षित है, और यहाँ पर आप हंगामा कर रहे हैं, तो हास्यास्पद बात नया है ना। डिसीजन फिर कर्नाटक सरकार ने क्या लिया है, अगर पहले से है तो? नहीं, मैं बता रहा हूँ, पहले से था। वहां पे 10% नया डिसीजन क्या लिया वो बताइए। ये भी मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया भानुमति का कुनबा जोड़ेंगे नहीं बात बन पाएगी। 15% ऑल इंडिया लेवल पे था, तो कहीं पे 20% भी दिया जा रहा है, कहीं 10 दिया जा रहा है, कहीं 11% है। ऑल इंडिया स्तर पे 15% का आवंटन है। अब उसमें राज्य के स्तर पर अगर कोई 10% रख रहा है, कोई 15 रख रहा है, कोई 20 रख रहा है, तो 15% ऑलरेडी अगर है, तो अगर रख रहे हैं तो उसमें दिक्कत कहां से आ गई? अगर 15 से दिक्कत है तो आप पहले केंद्र में खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये व्यवस्था तो 2011 के उसी जनगणना पर आधारित है। अब आती है बात सच्चर कमेटी की। देखिए, सच्चर कमेटी हो या कोई भी कमेटी हो, जब आती है साहब, या स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट हो, जब इस तरीके की कोई रिपोर्ट आती है तो जादू की छड़ी घुमाकर चीजें नहीं कर दी जाती हैं। उसमें से सच्चर कमेटी की बहुत सारी रिपोर्ट यूपीए ने लागू की, मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ लागू की। वक्फ बोर्ड की अभी आप बात कर रहे थे, वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को जो पद आरक्षित किया गया, 2 महिलाएं और उससे ज्यादा, ये कहां से आया? उसी सच्चर कमेटी से आया। वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुए, जो कानून बनाया गया, जो ट्रिब्यूनल बनाया गया, कहां से आया? जो शूट किया वो कर दिया है। लेकिन क्या है ना कि एक फ्रेम में लगाकर अगर आपको एक ही चीज देखनी है तो दिक्कत पैदा वहां पर होती है। ठीक है, आपने खूब घुमाया, लेकिन मेरे उस वाले सवाल का तो जवाब दिया नहीं जो सरदार पटेल साहब ने उठाया था, लेकिन आपने खूब घुमाया। ठीक है, मैं आता हूँ, संविधान सभा में लौटता हूँ। अरुण जैन जी बताइए, कह रहे हैं कि भाई जब पहले से व्यवस्था है तो क्या आपको दिक्कत क्या हो रही है? अगर 15 उन्होंने कर दिया तो कर दिया, वो कह रहे हैं कि सब जगह व्यवस्था है, कोई सरकार 20 कर रही है, कोई 10 कर रही है, हमने 15 कर दिया, तो इतना बवाल क्यों मचा रहे हैं, बताइए। पहली बात यह है कि अल्पसंख्यक का डेफिनेशन क्या होता है? अल्पसंख्यक मतलब बहुत जो संख्या में कम हो, माइनॉरिटी में हो। एक्चुअल क्या माइनॉरिटी में है? माइनॉरिटी, एक्चुअल माइनॉरिटी कौन है, इसका डेफिनेशन जो सही तरीके से अगर देखा जाए तो ये सब मामला ही खत्म हो जाता है। और सच्चर कमेटी की बात जो बोल रहे हैं, जो यूपीए के गवर्नमेंट में बनी थी, ये मेरे को नहीं लगता है कि ये सही तरीके से जांच की गई है, और इसका एक तरफा वो किया गया है। ये जो सच्चर कमेटी, इसकी कमेटी वापस सही तरीके से गठन हो, दूसरी कमेटी गठन हो, और जो एक्चुअल माइनॉरिटी का जो इसका डेफिनेशन जो है उस आधार पे करना चाहिए। और क्या है, कर्नाटक सरकार जो भी है, हर आ रहा हूँ संदीप जी, आ रहा हूँ। धर्म और जाति के हिसाब से देखा जा रहा है। ये तो बहुत गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि यहाँ पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जाति और धर्म के हिसाब से कोई आरक्षण नहीं किया जाना चाहिए, ये साफ लिखा हुआ है। तो फिर भी ऐसा तुष्टिकरण क्यों हो रहा है यहाँ? ऐसा होना सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब ये बिल गवर्नर साहब के पास या कहीं पहुंचेगा तो इसको पारित नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है आपसे संदीप जी ये पूछने वाले हैं कि अगर आपको ये सब गलत लग रहा है तो आप रोक क्यों नहीं लगा देते, यही पूछने वाले हैं ना संदीप जी, बताइए। नहीं, दो चीजें हैं। पहली चीज तो जैसे अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपको यह लग रहा है कि अल्पसंख्यक की डिफिनेशन गलत है तो 11 साल से मोदी जी का घास छिल रहे हैं, वैसा ही कर लीजिए। जो डिफिनेशन गलत हो वो सही करिए।
दूसरी चीज जैन साहब, आपका तो जो अल्पसंख्यक का जो दर्जा था, जो आप लोगों को सुविधाएं मिल रही थी, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उस विचारधारा के लोगों ने बड़े होशियारी के साथ कह दिया कि नहीं भैया, ये तो जैन वैन कुछ ही नहीं है, ये तो हमारे वाले हैं। मतलब जो आपको फायदा भी मिल रहा है, आप अपने ही समाज जो अल्पसंख्यक में आप नहीं रहते का, उसका फायदा तो आपको भी मिलेगा, लेकिन कैसे उसका इनके लिए भी वक्फ बोर्ड टाइप का पहले कुछ बना देते ना संदीप जी, जैसे इनके लिए भी पहले ही वक्फ बोर्ड टाइप का कुछ बना देते, आप वो तो बनाए नहीं। अगर इतनी ज्यादा हमदर्दी है तो इनके लिए भी वक्फ बोर्ड टाइप का कुछ बनाते ना, वो आपने बनाया नहीं कांग्रेस की सरकारों ने। ठीक है, मुझे विनोद जी को लाने दीजिए जरा। ठीक है विनोद जी एक मिनट, विनोद जी, संदीप जी ने जो बेसिक सवाल, एक मिनट, संदीप जी ने जो बेसिक सवाल उठाया है कि देखिए वो जो 15% है उसमें नया क्या है, बाकी राज्य में भी देते हैं, केंद्र के स्तर पर भी प्रावधान है, तो हंगामा क्यों? ये बात संदीप जी एक नई बात कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता जैन साहब को ये जो बात कह रहे थे, जैन साहब अब है कर्नाटक के, तो वो कुछ जो बात कर रहे हैं शायद आप उनका जवाब आप नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जैन साहब क्या कह रहे थे। जो थोड़ा सा बेसिक चीज को समझिए त्रिपाठी जी, और आप ये सब भाषा सही नहीं है, क्या घास छिल रहे हैं, ये छिल रहे हैं, आप एक प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं, ये सब नहीं बोलना चाहिए, ये सब नहीं चलेगा, ये सब चीजें गंदा लगता है आपको। मैं थोड़ा सा एक चीज आपको जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आप ये देखिए, आप कर क्या रहे हैं, नियत पे आपके और मनसा पे ये सवाल है। नियत मनसा पे इसलिए सवाल है कि सोशल वेलफेयर स्कीम गरीबों के लिए है जी। सोशल वेलफेयर स्कीम में SC ST OBC को एक गरीबी मानक रख के उस पे ये किया गया है। आप उसमें घुस करके एक रिजर्वेशन के कैटेगरी में माइनॉरिटी खास करके मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं, ये आप दिखा रहे हैं, आप एक परसेप्शन बना रहे हैं। अभी 2 महीना पहले, संदीप जी सुन लीजिए, अभी 2 महीना पहले आप सोचते हैं सरकारी टेंडर में, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स में 5% 4% मुस्लिम आरक्षण आपने वो भी करोड़ का टेंडर, वो भी 2 करोड़ तक का टेंडर। आप ये बताइए कि 2 करोड़ का ठेका लेने वाला कोई ठेकेदार होगा, क्या वो गरीब होगा? कितना गरीब होगा? सही बात। क्या वो गरीब होगा जो 2 करोड़ के टेंडर लेने वाला जो होगा, उसके लिए आप मुस्लिम कर दें उसमें? ये आप जो है उसमें खींच बिटा रहे हैं। बीजेपी की वो सरकार थी जैन साहब की, तो उसने 4% आपने OBC उसको मुस्लिम के लिए आरक्षित किया था, उसको आते ही सरकार, बीजेपी की सरकार ने हटा दी, और वो हटा के उसने लिंगायत और जो बोकालीगा समाज है उसके पिछड़े लोगों को दे दिया। आप वो अभी ये कोर्ट में वो पेंडिंग है, आप उसके बदले में वो सोशल वेलफेयर में चले गए, क्योंकि आपको लगता है कि ये रिजर्वेशन हम कॉन्स्टिट्यूशनली ला नहीं पाएंगे। तो आप हक छीन रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं जी। और जब आप जितनी आबादी उतना हक की बात करने लगेंगे, तो आप समझिए कि आप देश में एक नई तरह की सियासत कर रहे हैं कि ये अभी डिलिमिटेशन का ये शुरू होने वाला है। तो आप फिर कहने वाले हैं दक्षिण भारत में जाके कि जितनी आबादी, जिसकी जितनी आबादी उसको वहां तो ये आप कहेंगे नहीं, आपकी वहां बोलती बंद हो जाएगी। क्योंकि जो बात अभी DMK से लेके सारी पार्टियां उठा रही है, जो स्टेट में पॉपुलेशन कंट्रोल पे आप एक लगाम लगाया है, उसको आप कहेंगे जितनी आबादी जिसका उतना हक, तो आप दीजिए साउथ में। सवाल ये, आप गुमराह की सियासत कर रहे हैं। आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपका ये जस्टिफिकेशन नहीं चलेगा, इसलिए आप बार बार इसको अलग अलग तरीके से घुमा के ला रहे हैं कि कभी कॉन्ट्रैक्टरी में, सरकारी कॉन्ट्रैक्टरी में 4%, कभी आप कह देंगे कि रिजर्वेशन आवासीय योजना में आपका 15%। ये सब बेईमानी है। बिल्कुल, ये सवाल तो उठेंगे, ये सवाल उठेंगे। जवाब दीजिए संदीप त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए, कहां तक जाएंगे, क्योंकि कोर्ट तो बार बार रिजेक्ट करता है इसको। जी विनोद जी आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके की बातें करते हैं तो थोड़ा मुझे हंसी आ जाती है। मुझे जो भी कह दीजिए, मुझे पता है क्या सच्चाई आपको पता है। नहीं, फैक्ट अगर इन्होंने कुछ गलत कहा हो तो बताइए। इस योजना में, मैं बता रहा हूं सर, बता रहा हूं, इस योजना में 60% SC और OBC का भी कोटा रिजर्व है। ये भी जान लीजिए और दर्शकों को भी जानना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं है, इन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर क्यों रिजर्व कर दिया? जब 60% उनका कोटा रिजर्व है, के आधार पर कर रहे हैं। धर्म के साथ आप इसलिए कर रहे हैं कि उसकी आबादी ज्यादा है। अगर आबादी ज्यादा हुई तब तो माइनॉरिटी नहीं है। हम झूठ नहीं चलने देते ना साहब, इसलिए हम थोड़ा सा पढ़ लिख कर बैठते हैं और जानते हैं। देखिए फिर मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी गुमराह
कर सकती है, लेकिन हम लोग इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, हमको इस तरीके की बात करने के पहले सरकार के आंकड़ों को देखना पड़ेगा। अगर सरकार ने 60% का आरक्षण ऑलरेडी रखा है तो उसमें मुस्लिम या अल्पसंख्यक कैसे घुस जाएगा? वो तो ऑलरेडी आरक्षित है। अब बात आती है 60 और प्लस 15 यानी 25%। अगर आप 25% की बात करते हैं तो हमारी आबादी, जहां तक कि अभी तक जो जानकारी है मोटा माटी, मैक्सिमम 15% है, तब भी 25% का कोटा ऑलरेडी रखा हुआ है। नहीं, सवाल इसलिए भी उठ रहा है ना संदीप जी कि एएमयू और जामिया में क्या दिखाई पड़ा हमें? एएमयू और जामिया में क्या हुआ एससी और एसटी और ओबीसी के साथ, जिसके खिलाफ कांग्रेस लड़ती रही है, लड़ती रहेगी। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी के साथ एएमयू और जामिया में क्या कर दिया आप लोग, ये तो सब लोग जानते हैं। खैर, मैं जरा अरुण जैन जी बताइए। अरुण जैन जी वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमने एससी एसटी को भी दिया है, ओबीसी को भी दिया है, मुस्लिम्स को भी दे दिया, तो क्या दिक्कत है कर्नाटक में? तो बचा क्या है? अल्पसंख्यक को, जनरल वाले को भी। हाँ, अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक ही बोल लेते हैं। वहाँ अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम ही है, कोई और कम संख्यक में नहीं है। आपको लगता है साहब ना, अब सुन लीजिए, अल्पसंख्यक ही नहीं है। अल्पसंख्यक का आंकड़ा, अगर जो भी इसका फायदा उठा रहे, जो भी इसके बेनिफिट फैसिलिटी उठा रहे हैं, अगर देखा जाए तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही उठा रहे हैं, और दूसरी कोई कम्युनिटी में कोई मिलता नहीं है, ना इधर सर्टिफिकेट मिलता है यहाँ पे। अगर हम कोई भी समुदाय अगर माइनॉरिटी का या अल्पसंख्यक का सर्टिफिकेट बनाने भी जाए तो यहाँ पे कोई ना सर्टिफिकेट मिलता है, ना कोई फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पे सिर्फ एक ही समुदाय को मिलता है, बताइए, सिर्फ नाम पे ही मिल जाता है यहाँ पे। क्या करिएगा? ठीक है, और हर समुदाय में गरीब लोग। फिलहाल इस चर्चा को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, लेकिन मेरा वो सवाल संदीप जी अनुत्तरित रह गया जो सरदार पटेल जी ने पूछा था संविधान सभा में। अगर यही सब करना था तो क्यों बनाए? बड़ा सा देश रहता, कितना अच्छा रहता। वो सोचिए संदीप जी सोचिए कितना अच्छा रहता अगर यही सब करना था, तो पूरा देश रहता, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, कितना बड़ा सा देश हमारा होता, ताकतवर देश होते। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, शुक्रिया अरुण जैन जी जुड़ने के लिए। और विनोद जी, आप अभी हमारे साथ